नमस्कार। आज क्लास 9th के केमिस्ट्री के दूसरे अध्याय क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, इस चैप्टर में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था मिश्रण के बारे में, शुद्ध और अशुद्ध पदार्थों के बारे में और विलयन के बारे में। उस विलयन के बारे में आपने पढ़ा था, विलयन एक समांगी मिश्रण है और कुछ बड़ा ही रोचक उदाहरण भी देखे थे हम लोग विलयन का, जहाँ की आपने चर्चा किया था वो शीतल पेय पदार्थों का। उसके बाद वायु के बारे में चर्चा हुई थी। हम आपको हैंड सैनिटाइजर के बारे में भी कुछ उदाहरण बताए थे कि वह भी एक तरह का विलयन है। इस प्रकार से विलयन के कई उदाहरणों पर हम लोगों ने पिछले क्लास में चर्चा किया। आज के क्लास में एक और बहुत ही रोचक उदाहरण, बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है विलयन का, जो हमारे सिलेबस से जुड़ा हुआ है, पाठ्य पुस्तक में है, आपने पढ़ा भी होगा, मिश्र धातु। तो आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं मिश्र धातु का। वैसे जो लोग धातु अधातु, मेटल नॉन मेटल चैप्टर केमिस्ट्री में कहीं पढ़े होंगे तो वहां भी मिश्र धातु की चर्चा हुई होगी, लेकिन आज हम लोग यहाँ पर मतलब पदार्थ के वर्गीकरण में, पदार्थ शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ में भी इस मिश्र धातु की चर्चा करने जा रहे हैं। दरअसल मिश्र धातु नाम से ही क्लियर है, मिश्र का मतलब हो गया मिला हुआ, मिलावट, मिक्सिंग, और धातु तो समझ ही रहे हैं कि जो हमारी आवश्यकताएं हैं तो केवल धातुओं से पूरी नहीं हो जाती है। बहुत सारी ऐसे वस्तु हैं, बहुत सारे ऐसे बर्तन हैं, औजार हैं हमारे अड़ोस पड़ोस में जो मिश्र धातुओं के बने होते हैं। अब यहाँ बात उठती है कि ये मिश्र धातु है क्या, अंग्रेजी में एलॉय कहा जाता है इसको। तो ये मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण होता है, लेकिन हमेशा दो या दो से अधिक धातु ही नहीं होते हैं, कभी कभी एक धातु होता है और कुछ अधातु भी इसमें मिले हुए रहते हैं। तो आज हम लोग इसी मिश्र धातु की चर्चा करने जा रहे हैं। तो मिश्र धातु की देखिए परिभाषा लिखी गई है, दो या दो से अधिक धातुओं। देखिए क्लियर है कि दो या दो से अधिक धातुओं मतलब दो या दो से अधिक धातु रहेगा मिला हुआ, या धातु और अधातु, या धातु और अधातु के समांगी मिश्रण को, यहां ध्यान देना है इस बात को कि हमेशा यह समांगी मिश्रण होगा। हमने आपको शुरू में कहा कि मिश्र धातु भी एक प्रकार का विलयन है। वैसे विलयन के बारे में जो जनरल कॉन्सेप्ट हम लोगों के दिमाग में रहता है कि विलयन केवल द्रव पदार्थ का होगा, जैसे चीनी और पानी का विलयन, लेकिन पिछले क्लास में आपको बताया गया था कि वायु भी एक विलयन है, वायु भी एक समांगी मिश्रण है। चूंकि आप विलयन के परिभाषा को गौर से पढ़ेंगे, देखेंगे, तो वहां लिखा गया है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, होमोजेनियस मिक्सचर को ही हम लोग विलयन कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। क्योंकि वायु भी एक तरह का समांगी मिश्रण है दो या दो से अधिक पदार्थों का, उसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, अदर गैसें हैं, तो इसलिए वायु भी एक प्रकार का विलयन है। लेकिन वायु कैसा विलयन है, तो वह गैस में गैस का बना हुआ विलयन है, यहां कोई द्रव पदार्थ नहीं रहता है। ठीक उसी तरह से यह जो मिश्र धातु हम लोग देख रहे हैं, तो यह मिश्र धातु भी एक प्रकार का विलयन है, लेकिन मिश्र धातु ठोस में ठोस का बना हुआ विलयन है, क्योंकि यहां कई धातुओं को आपस में हम लोग मिलाते हैं और वैसे भी वो समांगी मिश्रण बनाते हैं धातुओं का। या कभी कभी क्या होता है कि एक धातु रहेगा और एक या दो अधातु रहेगा, उसका भी जो समांगी मिश्रण होगा उसको भी मिश्र धातु या एलॉय कहते हैं। और यह मिश्र धातु वर्तमान समय में काफी प्रचलित है। दैनिक जीवन के अतिरिक्त उद्योगों में या अन्य कार्यों में अधिकांश जो धातुओं का प्रयोग हो रहा है, वहां पर मिश्र धातु के स्थान पर अब मिश्र धातु का ही प्रयोग होता है। तो परिभाषा को फिर से देखिए, दो या दो से अधिक धातुओं अथवा धातु और अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने एक मिश्र धातु यहां लिखा है, पीतल, ब्रास। पीतल का बर्तन आपके घरों में होगा, आप देखते होंगे, पहले पीतल के बर्तनों का बहुत ज्यादा उपयोग होता था। यह पीतल भी एक मिश्र धातु है और यह बनता है कैसे, कॉपर और जिंक के मिश्रण से। Cu प्लस Zn का मतलब है कि जब कॉपर, तांबा जो धातु होता है, कॉपर धातु, उसमें जब जिंक, जस्ता धातु को मिलाते हैं तो दोनों के मिश्रण से जो एक नया पदार्थ बनता है, एक नई मिश्र धातु बनती है, उसी को कहते हैं पीतल, अंग्रेजी में ब्रास कहते हैं। एक दूसरा मिश्र धातु का उदाहरण हम लोग लिए हैं, कांसा, ब्रॉन्ज कहा जाता है। यह कांसा या ब्रॉन्ज बनता है कॉपर और टीन के मिश्रण से। आपने वो खेल में सुना होगा, खास करके स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक दिया जाता है। स्वर्ण मतलब हो गया सोना, गोल्ड मेडल, रजत मतलब हो गया सिल्वर, चांदी,
तो वो सिल्वर मेडल होता है, और यही है कांस्य या कांसा ब्रॉन्ज मेडल। तो ये कांसा भी एक तरह की मिश्र धातु है, और यह बनता है कैसे, तो कॉपर और टीन के मिश्रण से। मतलब कॉपर तांबा हो गया और एसएन टीन हो गया। इन दोनों धातुओं को जब हम लोग मिलाते हैं तो हमें एक मिश्र धातु प्राप्त होती है, जिसको कांसा या ब्रॉन्ज कहते हैं। फिर उसके बाद एक और बहुत महत्वपूर्ण मिश्र धातु की चर्चा यहां होने जा रही है, जिसका नाम है टांका, सोल्डर। आप याद कीजिए, कभी बिजली के मैकेनिक के यहाँ या फिर वो इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान पर आप टेलीविजन, रेडियो या फिर मोबाइल फोन ठीक करवाने गए होंगे, वहां सोल्डिंग करते हुए देखे होंगे मैकेनिक को। वो जो सोल्डिंग होता है, तो वो सोल्डिंग करने के लिए जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है उसी को टाका या सोल्डर कहते हैं अंग्रेजी में। तो वो जो पिघल पिघल करके देखे होंगे दो तारों को जोड़ता है, वही सोल्डर है। और वह सोल्डर या टाका भी एक तरह का मिश्र धातु है। और वह बनता कैसे है, तो पीबी हो गया लेड सीसा, और एसएन हो गया टीन। तो ये सीसा और टीन के मिश्रण से प्राप्त होता है एक मिश्र धातु, जिसको हम लोग टांका कहते हैं, सोल्डर कहते हैं। इस तरह से और सब भी मिश्र धातु है, जिसकी चर्चा आप ऊपर के क्लास में 10वीं कक्षा में पढ़ेंगे विस्तार से। वहां चूंकि धातु अधातु, मेटल नॉन मेटल एक चैप्टर ही है पढ़ने के लिए। तो आज हम लोग यहाँ देख रहे थे मिश्र धातु के बारे में। यह मिश्र धातु बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भी एक तरह का विलयन है, यह भी एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। इसलिए हम लोग मिश्र धातु के बारे में जाने कि यह दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण होगा, या एक धातु और अधातु का भी मिश्रण हो सकता है। तो इस तरह के समांगी मिश्रण को ही हम लोग मिश्र धातु या एलवाई कहते हैं, और उसके कुछ प्रमुख उदाहरणों को भी देखें। अब यहां से निकलते हैं हम लोग और विलयन के बारे में कुछ और बातें पढ़ते हैं। विलयन के बारे में वैसे इतना चीज तो अभी चर्चा हुई कि ये मिश्र धातु भी एक प्रकार का विलयन है, लेकिन यह ठोस में ठोस का बना हुआ विलयन है। तो आज हम लोग विलयन के गुण को जानेंगे, इसके प्रॉपर्टीज को जानेंगे कि विलयन में क्या क्या खासियत होती है, विलयन में क्या क्या विशेषताएं होती है। तो आइए देखते हैं, हमारा हेडिंग है विलयन के गुण। विलयन में क्या क्या खासियत होती है, क्या क्या विशेषता होती है, उसके बारे में जानेंगे। पहला गुण देखिए, यहां सामने लिखा हुआ है, यह एक समांगी मिश्रण है। विलयन क्या होता है, एक समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण आप सभी जानते हैं कि जिस मिश्रण का संपूर्ण भाग एक जैसा होता है, जिस मिश्रण का पूरा भाग एक जैसा होता है, उसी को समांगी मिश्रण कहते हैं। यहां मैं एक चीज और आपको बता देता हूं कि जब हम लोग विलयन के इन गुणों को पढ़ रहे हैं, तो आपके दिमाग में एक बात होनी चाहिए। आप कल्पना कीजिए कि आपके पास एक गिलास है। आप कल्पना कीजिए कि आपके पास एक गिलास है, और इस गिलास में क्या है, चीनी प्लस पानी। इस गिलास में क्या है, चीनी और पानी का विलयन रखा हुआ है। इसको आप देखिए और इसके आधार पर फिर इन सारे गुणों को समझिए कि यह एक समांगी मिश्रण है। जैसे गिलास में चीनी और पानी को घोल देते हैं हम लोग, पूर्ण रूप से घोल देते हैं, तो आप समझ सकते हैं, हमने पिछले क्लास में बताया भी था आपको कि ये पूरे विलयन का जो संपूर्ण भाग होगा एक जैसा होगा। मतलब इस विलयन को या इस शरबत को, जो चीनी पानी का विलयन है उसी को हम लोग शरबत भी कह सकते हैं, इस शरबत को कोई आदमी ऊपर से 2 चम्मच उठा के पी ले, चख ले, या फिर नीचे से या बीच से चखे, इसका सभी जगह का स्वाद एक जैसा होगा। लेकिन शर्त है कि विलयन तभी होगा जब चीनी पूर्ण रूप से घुल जाएगी, पूरी तरह से पानी में घुल जाएगी, तब वह विलयन कहलाएगा। तो विलयन जब भी होगा तो वह समांगी मिश्रण होगा। किसी भी पदार्थ का विलयन होगा तो वह समांगी मिश्रण होगा। इसलिए पहला गुण लिखा गया है विलयन का कि विलयन कैसा मिश्रण होता है। तो हम लोग यहां देख रहे हैं विलयन कैसा मिश्रण है, यह एक समांगी मिश्रण है। दूसरा गुण है इसका कि विलयन के कणों का आकार अत्यंत छोटे होते हैं। विलयन के कणों का आकार अत्यंत छोटे होते हैं। इनके कणों का व्यास 1 नैनोमीटर से भी कम होता है, जिसके कारण विलयन के कणों को साधारण आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता है। अब देखिए, ये नैनोमीटर थोड़ी सी नई बात है हम लोगों के लिए, फिर भी मैं क्लियर कर देता हूं। ये नैनोमीटर क्या है, आपने मिलीमीटर, सेंटीमीटर का नाम तो सुना होगा। वो छोटी छोटी लंबाई को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। और अधिक छोटी लंबाई जो आंख से दिखे भी नहीं, उस तरह से अत्यंत छोटी लंबाई को मापने के लिए
नैनोमीटर, पिकोमीटर, फेदोमीटर, कई मात्रकों का उपयोग होता है। उसी में से एक मात्रक है नैनोमीटर। इसका संकेत स्मॉल एन स्मॉल एम, एन मीन्स नैनो, एम मीन्स मीटर। ये नैनोमीटर का उपयोग होता है विलियन के कणों का आकार मापने के लिए। अब सोचिए, इस ग्लास में जो हम लोग चीनी और पानी का घोल रखे थे, जब पूरी तरह से घुल जाता है, क्या आपको चीनी का कण दिखाई देता है? सीधी सी बात है, नहीं दिखाई देगा चीनी का कण। लेकिन अगर हमारे पास शक्तिशाली माइक्रोस्कोप हो, पावरफुल माइक्रोस्कोप हो, सूक्ष्मदर्शी हो, तो उसके द्वारा हम लोग इनके कणों को देख सकते हैं। और इनके कणों को जो वैज्ञानिकों ने अध्ययन में पाया, तो इनके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। अब ये नैनोमीटर क्या है, यहां हमने लिख दिया है बॉक्स में कि 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। 10⁻⁹ मीटर का मतलब हो गया कि 1 मीटर को आप बांट दीजिए 10⁻⁹ भाग से। मतलब इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं बराबर में कि 1 बटे इसमें आप 9 जीरो दे दीजिए, इतना मीटर। अरब, 1 अरब भाग में बांट दीजिए। ये जो 1 नैनोमीटर है, इसको आप समझ सकते हैं, क्योंकि 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर है। इस -9 को अगर नीचे करेंगे तो 1/10⁹ हो जाएगा। और 1/10⁹ का मतलब कि 1 बटे में क्या करेंगे, 10, 9 को हम लोग गुना करेंगे, 9 बार 10 को गुना करेंगे, वह हो जाएगा आपको 1 अरब। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि 1 मीटर जो ये लंबाई होती है 1 मीटर, और उसको आप 1 अरब बराबर भाग में बांट दीजिए, तब जो एक छोटा सा टुकड़ा या खंड प्राप्त होगा, वह आपको 1 नैनोमीटर के बराबर होगा। तो यहां कहने का मतलब ये हो गया कि विलियन के कणों का आकार सोचिए कितना छोटा है, कितना छोटा है कि उसका आकार 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। यही कारण है यहां लिखा गया है कि विलियन के कणों को साधारण आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता है। मतलब हम लोग अपने आंख से नहीं देख सकते हैं, तब फिर इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। यह था विलियन के कणों का आकार। अब तो क्लियर हो गया कि विलियन के कणों का आकार बहुत छोटा है, इसलिए हम लोग इसको आंख से नहीं देख सकते हैं। जब इतना छोटा इसका कण है, तो फिर देखिए तीसरा गुण इसका क्या लिखे हैं कि विलियन के कणों का आकार छोटा होने के कारण इनसे प्रकाश की किरणें गुजारने पर किरणें नहीं फैलती है। अब सोचिए, आप दूध से होकर के कभी प्रकाश की किरणों को फैला दीजिएगा। रात्रि के समय आपके हाथ में टॉर्च आता होगा और इस तरह से हथेली पर टॉर्च सटा करके प्रकाश देते होंगे, इधर से पूरा लाल दिखता होगा। तो वो हमारे चूंकि हथेली में क्या है, ब्लड है, तो ब्लड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। वो एक तरह का कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, कोलाइडल विलियन होता है, तो जिस पर आगे चर्चा करेंगे। उसमें कणों का आकार थोड़ा सा बड़ा होता है कोलाइडल विलियन में। लेकिन ये जो विलियन है, इसमें कणों का आकार इतना छोटा है कि एक कांच के ग्लास में, जैसा कि अभी हम लोग कह रहे थे, चीनी पानी का घोल लेकर के इसमें एक टॉर्च सटा करके जला देंगे टॉर्च को, तो प्रकाश सीधे निकल जाएगी, प्रकाश की किरण फैलेगी नहीं, बिखरेगी नहीं। इसलिए लिखे हैं कि इनके कणों का आकार छोटा होने के कारण इनसे प्रकाश की किरणें गुजारने पर किरणें नहीं फैलती है। मतलब किरण सीधे निकल जाती है, बिना मुड़े हुए सीधे आगे बढ़ जाती है। यह विलियन का तीसरा गुणधर्म है। चौथे नंबर पर आइए, कह रहा है कि छानने की क्रिया द्वारा, छानने की क्रिया द्वारा, छानने की विधि द्वारा इनके कणों को पृथक या अलग नहीं किया जा सकता है। अब सोचिए कि चीनी और पानी का विलयन, हमने आपको कहा कि जिस पॉइंट को भी आप देख रहे हैं, तो यहां कल्पना कीजिए कि आपके बगल में, आपके सामने एक कांच के ग्लास में चीनी पानी का विलयन रखा हुआ है। तो सोचिए, चीनी पानी जब पूरी तरह से घुल करके विलयन बना लिया है, शरबत बन गया है, क्या आपके घर में जो छकना है, छन्नी है, छानने वाला पदार्थ है, या बहुत पतला सूती कपड़ा है, क्या छान करके आप उस विलयन में से चीनी के कणों को निकाल सकते हैं? इम्पॉसिबल है, असंभव है। हम लोगों के घर में ऐसी कोई विधि नहीं है कि इस विलयन में से, चीनी पानी के विलयन में से छान करके हम लोग चीनी को अलग कर दें। इसलिए लिखा गया है कि छानने की विधि द्वारा, जैसे चाय को छान करके चाय पत्ती अलग कर लेते हैं हम लोग, उस तरह से अगर विलयन में से आपको छानने के लिए कहा जाएगा, तो आप किसी भी टेक्निक से, हमारे घर में ऐसा कोई टेक्निक नहीं है कि छानने के द्वारा हम लोग
विलयन के कणों को अलग कर सकते हैं। पृथक करने का मतलब अलग कर सकते हैं, तो इसका मतलब हो गया कि छानने की विधि द्वारा विलयन के कणों को पृथक या अलग नहीं किया जा सकता है। और लास्ट जो गुण है, ये तो आपने खूब देखा होगा कि जब इसे शांत छोड़ दिया जाता है तो इनके कण नीचे नहीं बैठते हैं, अर्थात विलयन अस्थाई होते हैं। इसको भी समझते हैं हम लोग। जब इसको आप शांत छोड़ देंगे, जैसे आपको एक उदाहरण बताया गया था असमांगी मिश्रण में, हेट्रोजेनियस मिक्सचर में, कि बालू और पानी का मिश्रण, एक ग्लास में बालू और पानी का मिश्रण लेकर अगर छोड़ देते हैं तो क्या होता है, कुछ देर के बाद धीरे धीरे बालू नीचे बैठने लगता है पेंदी में। जबकि अगर आप चीनी पानी के विलयन को शांत छोड़ दें तो कई घंटे तक भी आप शांत छोड़ देंगे तो इसके मिश्रण को कोई असर नहीं पड़ेगा, वो ज्यों का त्यों रहेगा। ऐसा नहीं कि चीनी पानी घोल करके 2 घंटा छोड़ दिए, 2 घंटे के बाद जाके देखते हैं तो सब चीनी पेंदी में बैठ गया है, ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए लिखा गया है कि जब इसे शांत छोड़ दिया जाता है, मतलब अस्थिर रख दिया जाता है इस विलयन को, तो इनके कण नीचे नहीं बैठते हैं। ध्यान रखिएगा, नीचे नहीं बैठते हैं, अर्थात विलयन अस्थाई होते हैं। अस्थाई होने का मतलब है जैसा पहले था वैसा आज है, यही अस्थाई है। और जो वो नम हम लोग पढ़े थे अभी कि बालू और पानी का मिश्रण, उसको शांत छोड़ देंगे तो उसका कण धीरे धीरे नीचे बैठ जाएगा, अर्थात वो अस्थाई नहीं होते हैं। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि विलयन को जब आप शांत छोड़ देंगे, अस्थिर छोड़ देंगे, तो विलयन के कण नीचे नहीं बैठेंगे, अर्थात जैसे पहले था वैसे ही बाद में रहेगा। इस प्रकार से विलयन के कण जो हैं वो कभी भी अस्थिर नहीं बैठते हैं, इसलिए विलयन जो है अस्थाई होता है, वो परमानेंट होता है। तो ये विलयन के गुणधर्म थे। हम 1 मिनट का समय देते हैं लगभग, आप लोग जल्दी से इसको लिख लीजिए जो अभी तक नहीं लिख पाए हैं। और हमने पिछले क्लास में भी आपको बताया था कि अगर आपको लिखने में परेशानी हो तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, रोकिए, और तब फिर धीरे धीरे बढ़िया से लिखिए अक्षर बना करके, और इसको फेयर नोटबुक में भी सभी को लिखते जाना है ताकि आगे आने वाले समय में बढ़िया से रिवीजन हो सके। तो आप सभी लोग इसको जैसे भी सुविधा मिले आप लिख सकते हैं इसको आराम से। और चूंकि आज का क्लास अब लगभग समय हमारा समाप्त हो रहा है, इसलिए हम लोग आज का क्लास समाप्त करेंगे, और एक उम्मीद करेंगे कि आप इसको ध्यान से पढ़ें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें इस बात को कि अधिक से अधिक लोग इस घड़ी में फ़ायदा उठा सके, लाभ ले सके। तो इसलिए अपने दोस्तों को भी प्रेरित करें पढ़ने के लिए। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल भी आप सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में जो और वीडियो डाला जाएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और ध्यान से पढ़िए। बस, धन्यवाद।